16 लाख की एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स जीरो। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी। शायद मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही होता। ये तो वही बात हो गई जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलती हैं 25 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिलेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो 18-19 की ही रह जाती है सिटी कंडीशंस में, ट्रैफिक कंडीशंस में। सो क्या प्रैक्टिकली 16 लाख की सैलरी से जीरो टैक्स करना पॉसिबल है? तो अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो पॉसिबल तो डेफिनेटली है। अब प्रैक्टिकली हम लोगों को क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, यानी कि हम क्या क्या टैक्स सेविंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन मैं कैलकुलेशन से आपको दिखाऊंगा कि 16 लाख की सैलरी पे जीरो टैक्स हो जाता है। और इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हर बंदा जो 16 लाख की सैलरी कमा रहा है वो जीरो ही टैक्स कर लेगा। इसका मेन मकसद ये है कि हमें पता होने चाहिए सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस, जो मैं इसमें लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉप में हम एनुअल सीटीसी लेके चलेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कहां कहां पे हमें टैक्स सेविंग के ऑप्शंस मिलते हैं, कहां पे हमें एग्जेम्पशन मिल रही है, क्या क्या डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देता रहूंगा जिससे हमारी ये टैक्स सेविंग्स और भी ज्यादा मैक्सिमाइज हो सकती हैं। इस वीडियो में तो हम डेफिनेटली सैलरी से हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी टैक्स सेविंग, उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और वीडियो किया था कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग से कैसे मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो बहुत लोगों की सैलरी भी होती है, इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, ट्रेडिंग भी होती है। सो एंड में हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी टैक्स फाइलिंग और अपनी टैक्स प्लानिंग किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आसानी से कर सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए, टैक्स प्लानिंग में पहला स्टेप आता है, हमें न्यू टैक्स स्लैब या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब के बीच में चुनना होता है कि हम कौन से पे जाना चाहेंगे। अब देखिए, यहां पे एक बेसिक रूल है, जो भी लोग हाई इनकम ब्रैकेट में हैं उन्हें ओल्ड टैक्स स्लैब ही चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, डिडक्शंस के ऑप्शंस हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अंदर हमारे पास ये कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो भी हमारी इनकम है उस पर सीधा सीधा टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, वहां टैक्स स्लैब्स में टैक्स रेट कम है। इसका मतलब आपको ऑलरेडी टैक्स रेट के अंदर रिबेट दी जा रही है। सो न्यू टैक्स स्लैब ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो लोग या तो कम इनकम ब्रैकेट के अंदर हैं, या फिर उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करनी है, वो किसी भी तरीके के किसी हैसल में नहीं पड़ना चाहते हैं। और ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब का एक मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सीधा एक्सेल पे, लाइन बाय लाइन देखते हैं एनुअल सीटीसी के बाद हमारे को कौन कौन से एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, कौन कौन से डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं, कैसे अपनी टैक्स सेविंग्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी की एनुअल सीटीसी है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो है 16 लाख रुपए। देखिए 90% प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो सैलरी मिलती है वो कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पे मिलती है। सो अगर किसी का सीटीसी 16 लाख है तो अब न्यू वेज कोड के हिसाब से बेसिक सैलरी कंपनीज को मिनिमम 50% ऑफ एनुअल सीटीसी रखनी होगी। तो यहां पे हमने वही कंसीडर किया है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से ये लागू हो जाएगा। एनुअल सीटीसी का अगर 50% लेते हैं हम तो 8 लाख बेसिक सैलरी हो जाती है। अब यहां पे पहले तो एक एग्जेम्पशन आ जाती है। अब देखिए, काफी सारी कंपनीज आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देती हैं। सो यहां पे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 15,000 रुपए के ऊपर ही देना होता है, यानी कि 1800 रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन टैक्स सेविंग्स लोगों की मैक्सिमम हो सके तो ज्यादातर कंपनीज यहां पे ऑप्शन देती हैं कि आप अपना प्रोविडेंट फंड कटवा सकते हैं। सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम 12% बेसिक तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। सो यहां पे मैंने वही कंसीडर किया है, ज्यादातर कंपनीज के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो 12% ऑफ बेसिक हम ले लेते हैं, यहां पे हमारा 96,000 पे एग्जेम्पशन हो गया। सो उसको हम घटा देते हैं तो हमारी ग्रॉस सैलरी बचती है 15,04,000 रुपए। अब इसके बाद हमारे पास एग्जेम्पशंस आ जाती हैं सेक्शन 10 के अंदर, यानी कि जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। कौन कौन सी ये एग्जेम्पशंस हैं? एचआरए, जो मैंने करीब करीब माना है कि 25% ऑफ सीटीसी होता है। मान लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, देखिए जब हम रेंट पे रहते हैं सो हम 25 से 30% सैलरी अपनी एज अ थंब रूल रेंट के अंदर दे सकते हैं। सो यहां पे मैंने 25% ऑफ सीटीसी ऐसा माना है कि जिसके अंदर हम एचआरए का कंपोनेंट टैक्स एग्जेम्पशन के लिए ले सकते हैं। अब इसका हालांकि एक पूरा डिटेल्ड रूल है कि आप जितना एक्चुअल एचआरए लेते हैं, या फिर जितना आपका रेंट है माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है 40% और 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया है 25% ऑफ सीटीसी जिस पे हम टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहेंगे। सो वो हो गया करीब करीब 4 लाख रुपए। सो यहां पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या हम ये एचआरए अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं।
देखिए, अगर आपका खुद का ओन्ड हाउस है और उसी के अंदर आप रह रहे हैं तो आप अपना एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप अपने होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पोर्शन है, प्रिंसिपल पोर्शन है, उसके ऊपर आप अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे लोग अलग अलग सिटीज में रह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग दिल्ली के अंदर अपना उनका हाउस होता है, वो गुड़गांव के अंदर रह रहे होते हैं। अगर ये वाला हाउस उन्होंने लोन पे खरीदा हुआ है तो वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का भी क्लेम कर सकते हैं, और साथ में अगर वो गुड़गांव के अंदर फॉर एग्जांपल रेंट पे रह रहे हैं तो उसका एचआरए भी वो क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली और डिस्टेंट सिटीज में भी लोग रह सकते हैं। कोई दिल्ली में अगर उसका मकान है, वो मुंबई के अंदर जॉब कर रहा है, वहां पे एचआरए भी पे कर सकता है, यहां पे वो होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। और यहां पे मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूंगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं और उनका मकान मान लीजिए किसी दूसरी सिटी के अंदर है, सो ऐसे में वो अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसमें पहला तो आपको एचआरए का डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा। दूसरा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी अगर मान लीजिए कोई इनकम नहीं है, सो 5 लाख तक तो उनका भी इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगने वाला है, उनका इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। और या फिर अगर मान लीजिए आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, मान लीजिए आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपके पेरेंट्स 10% इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर ही हैं, तो आपका 20% का टैक्स तब भी सेव हो सकता है। फिर आता है हमारा चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। ये होता है 100 रुपए महीना आपको अलाउड होता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं सो आपका 2400 रुपए तक आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल अलाउंस होता है 2 बच्चों का, अगर हम माने तो ये 7200 रुपीज तक हो सकता है, 300 रुपए महीना पर किड होता है ये। सो ये हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको मैं हटा भी सकता हूं, लेकिन अभी हम पहले अपनी फाइनल कैलकुलेशन देख लेते हैं। फिर आता है हमारा एलटीए, लीव ट्रैवल असिस्टेंस या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, कुछ कंपनीज में इसको एलटीसी बोलते हैं। सो किन्हीं भी 4 सालों में 2 साल में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, अपने हॉलिडे पे गए हैं, सो यहां पे बोनस टिप ये है, आप ऐसे वाले हॉलिडे का एलटीए क्लेम कीजिए जहां पे आपने शायद मैक्सिमम ट्रैवल किया। मान लीजिए आप 4 लोग हैं फैमिली में, चारों के चारों आप बाई एयर कहीं पे गए और आपका मान लेते हैं 50,000 रुपए का खर्चा आ गया। सो ऐसे वाले हॉलिडे का जो आपका फेयर है, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ है, उसको आप यहां पे क्लेम कीजिए। सो यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि 50,000 के आसपास मान लेते हैं, अगर एक फैमिली ऑफ 4 है उसका एयर ट्रैवल के अंदर खर्चा हुआ, उसको हमने यहां पे माइनस कर दिया। अब यहां पे काफी सारी कंपनीज रीइंबर्समेंट्स की फॉर्म में टैक्स सेविंग कराने की लोगों की कोशिश करती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये रीइंबर्समेंट जनरली सैलरी का पार्ट नहीं होते हैं। सो यहां पे मैंने ये 0 ही अज्यूम कर लिया है, हम यहां पे अनरियलिस्टिक फिगर्स नहीं लेना चाहते हैं। सो नेट सैलरी अब हमारी बच गई 10,44,400। अब हम बाकी के डिडक्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से हमारे पास डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अभी तक तो हमने सारे एग्जेम्पशंस की बात की थी। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, 50,000 सीधा सीधा आपके नेट सैलरी में से माइनस हो ही जाना है। सो ये हमने कंसिडर कर लिया है। फिर आता है सेक्शन 24, उसे हम कहते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होती है। काफी लोग सोचते हैं कि अगर मैंने होम लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट जो मैं भर रहा हूं, वो इंटरेस्ट अगर 2 लाख तक है तो उस पर मेरे को टैक्स रिबेट मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पे और रहते हैं, आप एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं, आपका यहां पे मकान है, तो उस मकान का आपको रेंट कंसिडर करना पड़ेगा, भले ही वो रेंट पे चढ़ा हो या फिर ना चढ़ा हो। यहां पे नोशनल रेंट का कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज रेंट उस लोकेलिटी में क्या चल रहा है। मान लीजिए 10,000 रुपए का रेंट चल रहा है, तो वो आपको 10,000 अपनी इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो यहां पे हमें रिबेट कैसे मिलती है? यहां पे आपका जो भी रेंट है, चाहे वो नोशनल रेंट हो चाहे वो एक्चुअल रेंट हो, उसको हम लेंगे, फिर उसमें से हम प्रॉपर्टी टैक्स अगर कुछ भर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। फिर 30% ऑफ रेंट वो आपका एनुअल मेंटेनेंस मान लिया जाता है, सो वो भी सीधा सीधा गवर्नमेंट आपका माइनस कर देती है। फिर माइनस होता है आपका इंटरेस्ट पोर्शन, यानी कि होम लोन का जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं वो माइनस होता है। सो अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाती है, अगर यहां पे आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको किसी तरीके की कोई टैक्स रिबेट नहीं मिल रही है। इनफैक्ट ये वाला जो अमाउंट है वो आपके इनकम में ऐड हो रहा है, आपको बल्कि टैक्स और भरना पड़ जाएगा। सो यहां पे आप रिबेट कब क्लेम कर पाएंगे? जबकि आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा होगा उस रेंट पोर्शन से। सो यहां पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे हम कितना क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम यहां पे लिमिट लगाई गई है 2 लाख रुपए की, यानी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख तक हमें टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। सो वो मैंने यहां पे मैक्सिमम कंसीडर कर लिया है। अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट मानूं, मान लीजिए किसी मकान का रेंट हम अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपए पकड़ लें, सो उसका मान लेते हैं 30 लाख का किसी ने लोन लिया हुआ है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 25 से 30,000 रुपए इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। सो लगभग यहां पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा 2 लाख निकल के आ जाएगा। सो ये मैंने एक अजम्पशन ली है। सो यहां पे देखिए हम मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपका होम लोन का इंटरेस्ट इससे कम हो, ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन हम यहां पे मैक्सिमम टैक्स सेविंग कितनी कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। सबसे पॉपुलर ऑप्शन यही होता है।
इसमें सबसे ज्यादा जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, किसी इंश्योरेंस वाले के पास जाते हैं, हर कोई आपको ये सेक्शन 80C ही बता रहा होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उनकी टोटल लिमिट 1.5 लाख की है। कौन कौन से ये ऑप्शन है? आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर एक तो हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो हमने पहले ही ऊपर ले लिया था, ये वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर नहीं आता है। लेकिन आपकी तरफ से भी जो प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा कट के प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, वो इसके अंदर जरूर आता है। तो हो सकता है 10% 12% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन भी हो। सो यहां पे आपका 12% ऑफ बेसिक तक आपका टैक्स रिबेट आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल लिमिट जो हमारी सेक्शन 80C की है वो 1.5 लाख ही है। बाकी के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ईपीएफ में अगर आपके पास टोटल अमाउंट कम पड़ रहा है, आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। हम होम लोन का प्रिंसिपल इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम ईएलएसएस, जिसे हम कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक तरीके के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं, इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन होता है, 3 साल का लॉक इन जरूर होता है। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपना टैक्स सेविंग जरूर क्लेम कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस का आप जो भी प्रीमियम भर रहे हैं वो भी 80C के अंदर कंसिडर हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी कोई बेटी है उनके लिए आप ये प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अंदर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है, हालांकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस एफडी भी है और फिर 5 ईयर एफडी भी होती है, इनके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन टैक्स सेविंग आपको डेफिनेटली मिल जाती है। ट्यूशन फी अगर आप भर रहे हैं बच्चों की, तो उसको भी आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस सेक्शन 80CCD1A, एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो भी आपका सेक्शन 80C के अंदर कंसिडर हो जाता है। और एनपीएस के बारे में तो मैं अभी आपसे 2 क्लॉजेस और डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपकी और ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है सेविंग। सो ये जो एनपीएस है, इसको सेक्शन 80C के अंदर ये जो 1.5 लाख वाली लिमिट के है, इसके अंदर तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। लेकिन हम 80CCD1B के अंदर 50,000 की एडिशनल टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस के अंदर आप इस 80C के अलावा 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। वो हम डेफिनेटली एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एनपीएस के अंदर एक और ऑप्शन, ये तो हम खुद से डाल रहे हैं अपना पैसा, यहां पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत सारे कंपनीज के अंदर इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप एनपीएस में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन कर देगा। सो आपका 10% ऑफ बेसिक तक वो एनपीएस के अंदर डाल सकता है। सॉरी, यहां पे बेसिक की बात नहीं है, ये 10% ऑफ योर नेट सैलरी है। सो 10% ऑफ नेट सैलरी आपका हो गया 1,04,000। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहां पे काफी ज्यादा आपको लिमिट मिल रही है। इसके अलावा और भी कुछ 1-2 ऑप्शंस हैं। सेक्शन 80D के अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम भर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कोई ली है, सो उस पे आप 25,000 तक की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन है कोई आपके घर में तो ये लिमिट 50,000 तक हो जाती है। मैंने यहां पे 25,000 की ही लिमिट मानी है। फिर आता है हमारा सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस पे भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया 50,000। मान लीजिए किसी का 5-6 लाख का लोन है, सो एक साल में मान लेते हैं 10% भी इंटरेस्ट हुआ उसका, तो 50,000 तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। सो यहां पे आप आसानी से 50,000 मान के चल सकते हैं। फिर 80EE एक और क्लॉज था जो 2016-17 के अंदर जिन लोगों ने होम लोन लिए थे उस टाइम पे 50,000 की एक एडिशनल इंटरेस्ट के ऊपर रिबेट दी थी। सो वो लाइफ टाइम चलने वाली थी। तो बाई चांस आपने 2016-17 के अंदर होम लोन लिया था तो वो रिबेट आप आज भी क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80TTA, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट अप टू 10,000 रुपीज पे आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो ये सारे अगर मैं कैलकुलेशन में बैठा लेता हूं अपने 16 लाख सीटीसी के हिसाब से, अब हमारी टैक्सेबल इनकम बच गई है 3,54,960 रुपीज। अब यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा? अब देखिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% का स्लैब जरूर है, लेकिन अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख के नीचे आ जाती है तो वो इनकम टैक्स जीरो हो जाता है। वहां पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट मिल जाता है। सो यहाँ पे इस प्लानिंग के अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि हमारा मेन मकसद है 5 लाख से हमें कम इनकम लेके आनी है जिससे हमारा टैक्स जीरो हो जाए। अब डेफिनेटली आप लोग कहेंगे कि ये तो वही वाली बात है कि 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे डेफिनेटली अग्री करता हूं। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है उल्टा ही चलते हैं हम। चलिए
ये एक्चुअली देखा जाए तो आपका जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर, वो इंटरेस्ट आपके इनकम में भी ऐड हो जाएगा। सो वो भी हमने कंसीडर नहीं किया है, तो ऐसा करते हैं हम इसको जीरो ही कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 80EE की। बहुत लोगों ने, इनफैक्ट 90% लोगों ने शायद 16-17 के अंदर लोन नहीं लिया होगा। चलिए इसको भी हम जीरो कर देते हैं। अभी तक भी देखिए हमारा टैक्स जीरो ही चल रहा है। अब हम बात करें इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की, तो बहुत लोग हो सकता है एजुकेशन लोन ना ले, लेकिन काफी लोग लेते भी हैं। तो जिन लोगों ने लिया हुआ है एजुकेशन लोन उनको तो डेफिनेटली ये क्लेम करना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए हम इसको भी जीरो कर देते हैं। अभी भी हमारी इनकम लेस देन 5 लाख ही है। और भी कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं। बहुत लोगों के शायद बच्चे ही ना हो, इसको हम जीरो कर देते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा अमाउंट तो हमें यहां मिल नहीं रहा है, इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। अब हमारी इनकम अभी भी लेस देन 5 लाख ही है। अब देखिए यहां पे हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन से निकल के आ रहे हैं। पहला तो ईपीएफ में हमें डेफिनेटली पैसा डालना चाहिए। एचआरए हम क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। एलटी अगर हम क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। बड़े बड़े अमाउंट्स हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सभी को मिलता है। हमने होम लोन लिया है तो डेफिनेटली हमें क्लेम करना चाहिए। अगर हम कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो हम होम लोन पे लेके अपना टैक्स डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं। 80C हमें करनी ही चाहिए। अब बात आती है एनपीएस की। एनपीएस एक ऐसा सेगमेंट है जो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। यहां पे देखिए ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। ये हमें समझना होगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सो यहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को आखिर कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट करना है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए। सो इसको भी मैं रिड्यूस नहीं करना चाहूंगा। यानी कि अगर मैं यहां पे 25,000 रुपए तक और भी रिड्यूस कर दूं तो भी हमारा इनकम टैक्स जीरो ही होने वाला है। सो प्रैक्टिकली भी 16 लाख पे काफी आसानी से हमारा टैक्स जीरो हो सकता है। लेकिन अब एक आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि 16 लाख जिसकी सैलरी है, अब उसका इन हैंड तो आपने सीधा सीधा 5 लाख से भी नीचे ही ले आए, तो उसके पास क्या सफिशिएंट पैसा बच रहा है खर्चे के लिए। देखिए मैं समझता हूं अब इसको सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंसेस ही करने हैं। अपने ग्रोसरी बिल्स भरने हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स भरने हैं, क्योंकि आप देखिए काफी सारे खर्चे तो इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। एचआरए जो इसने क्लेम करा, रेंट तो ये ऑलरेडी भर चुका है, अपना मेडिकल इंश्योरेंस भर चुका है, अपना इंश्योरेंस का अमाउंट कुछ भरना था वो भर चुका है, अपनी ईएमआई भरनी थी, होम लोन की ईएमआई भरनी थी वो भर चुका है, बाकी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। सो ये जो पैसा बच रहा है ये तो खाली खर्चे के लिए ही बच रहा है। और ज्यादा इसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए 16 लाख में आप कहेंगे कि शायद थोड़ी सी टाइट सिचुएशन हो रही है, इसको हम ऐसा करते हैं 15 लाख कर देते हैं। 15 लाख अगर मैंने यहां पे ये सिचुएशन कर दी तो अब देखते हैं कि कितना। अब देखिए इसकी टैक्सेबल इनकम 4,11,500 हो रही है। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि चलिए ये एनपीएस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसके अंदर ये सिर्फ मान लेते हैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो मैं यहां पे इस अमाउंट को 20,000 कर देता हूं। तो भी देखिए इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे आ गई। सो 14-15 लाख तक तो हर कोई मेरे हिसाब से टैक्सेबल इनकम अपनी 5 लाख से नीचे ला सकता है, यानी कि इनकम टैक्स उसका जीरो हो सकता है। सो ये तो हमने लाइन बाय लाइन अपना इंडिविजुअली कैसे टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज हो सकती है उसकी बात करी। अब यहां पे मैं आपको एक बोनस टिप और देता हूं, स्पेशली रिलेटेड टू होम लोन। जब हम होम लोन लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हमारे हस्बैंड या वाइफ वो भी वर्किंग होते हैं। हम हो सकता है बड़ा घर खरीदना चाहें। अगर हम बड़ा घर प्लान कर रहे हैं उस केस में हो सकता है हम होम लोन भी ज्यादा लेना चाहें। सो ऐसे केस में हम जॉइंट होम लोन ले सकते हैं। तो ये जितने भी हमने होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करी, ये दोनों लोग हम इंडिविजुअली इसका क्लेम कर सकते हैं, यानी कि टैक्स डिडक्शन हम दोनों को ही मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हमने मेनली सैलरीड क्लास के लिए बात करी है, लेकिन काफी लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, कैसे हम टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर हमने बात करी है। अब बात करते हैं कि हम अपना टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग कैसे किसी सॉफ्टवेयर से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, साथ में सैलरी इनकम आ रही है या फिर उनकी बिजनेस इनकम आ रही है। इतनी सारी चीजें शायद साथ में हैंडल नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए आप क्विको का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके साइन अप कर लीजिए, उसको टेस्ट आउट कीजिए। और क्विको को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने सारे ही ब्रोकरेज हाउसेज के साथ टाई अप कर लिया है। आपकी जो भी इनकम आ रही है, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लॉसेज आ रहे हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, वो सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपको एक ही जगह पे आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाती है। काफी इजी हो जाता है टैक्स फाइलिंग के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम श्योर आपको टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। उन लोगों को भी आई एम श्योर
टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए काफी मदद मिलेगी इस वीडियो से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।